आज की इस क्लास में हम जो आंसर राइटिंग की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी आंसर राइटिंग में अलग-अलग फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं जो रिसेंट में जो पेपर चल रहा है, 2021 की मुख्य परीक्षा हो रही है। आज इसका 4th पेपर है, एथिक्स। तो उनके आपको मैं ये बता रहा हूँ आंसर के 3 मार्कर जो हैं, उसका क्या एक मॉडल आंसर होना चाहिए। 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे लिखना चाहिए, 11 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे लिखना चाहिए। सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आए और आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे 2023 में या 2022 की मुख्य परीक्षा में, तो आपके सामने कम से कम मिनिमम आपके सामने प्रॉब्लम आए। मैं इसी तरीके से लगभग मुझे 13 ईयर कंप्लीट हो जाता है, 13 साल हो गए इस फील्ड में मुझे मेंटरशिप करते हुए। और ऐसा नहीं सिर्फ मेंटरशिप की है, मैं इस फील्ड में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भी इसमें मेंस लिखी हुई है, पुराने सिलेबस से लिखी है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। जब ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं थी उस समय मैं आने यहाँ पर यूट्यूब पर बताया था कि किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, क्या परफेक्ट आंसर होगा, कॉपियाँ कैसे इवेल्युएट होती हैं, मूल्यांकन कैसे होता है। खैर, आज आते हैं हम जो कल जो पेपर हुआ था, पेपर 3 था। तो उसमें कल मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया था, एंट्रोपी जो 11 नंबर में आया था। इसी पेपर 3 में 5 नंबर के क्वेश्चन है, यानी 10 यूनिट है, तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से 2 क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे गए हैं। केमिस्ट्री है तो उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायो है तो उससे भी पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स से भी पूछे गए हैं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 जो यूनिट है इनको ले लेता हूँ। और इन 3 यूनिट के जो 2-2 क्वेश्चन आए थे, उसके क्या मॉडल आंसर होना चाहिए, क्या उसमें आपको लिखना चाहिए था और कैसे लिखेंगे आगे भी, वो आपको काफी सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन है फिजिक्स का। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि द मास ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टुगेदर विद द मोटरसाइकिल इज 90 kg। यानी एक मोटरसाइकिल का वजन उसके चलाने वाले के साथ में जो है वो 90 किलोग्राम दिया गया है। अब कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इन, यानी ये कहा जा रहा है कि काइनेटिक ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा की गणना करना है यदि उस मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती है। पहले उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और अब बढ़ करके वो हो जाती है 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। तो आप इसकी गतिज ऊर्जा निकाल। हुआ क्या, जनरली जो लोग मेंस में अपियर हो रहे थे, लगभग 90% ने उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, छोड़ दिया। 10% ने कोशिश की तो उनसे बना नहीं, थोड़ा उलझ के रह गए कि अरे इसमें टाइम लग जाएगा, पता नहीं आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, अगर इसको सॉल्व करते तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते, कोई इसमें आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो शुरुआत में गतिज ऊर्जा जब उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर, और जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर हो जाती है, दोनों का डिफरेंस निकल आए। लेकिन इतना ये सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, लेकिन जब हम काइनेटिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वहां पर किलोमीटर पर आवर की जगह हमें मीटर पर सेकंड काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, जो चीजें दी गई हैं वो एक बार मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पर वेट दिया गया है उस बाइक का, बाइक चलाने वाले के साथ में 90 kg। शुरुआत की स्पीड दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो फाइनल स्पीड है वो मेंशन की गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वही जो वैल्यू है वो हमारे काम आएगी। तो उसको कैसे कर सकते हैं, किलोमीटर को आप मीटर में बदल लो, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो या तो आप ये करो कि इस 6 किलोमीटर को सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3600 सेकंड से भाग दे दो, तो भी आप आंसर निकाल लोगे। अदरवाइज यहाँ इसको सॉल्व करके हम ये 0.278 मीटर पर सेकंड का इसके साथ गुणा कर दें, दोनों ही तरीके से आपको वो मीटर पर सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी।
तो प्रारंभिक गति जैसे हमने मान लिया u 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उससे इसको मल्टीप्लाई किया, यानी प्रारंभिक स्पीड मीटर पर सेकंड में निकल करके हमारे सामने आ जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जो फाइनल स्पीड थी, अंतिम गति थी, वो निकाल सकते हैं, 12 किलोमीटर पर घंटा थी, उसमें 0.278 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये निकल करके आ जाती है लगभग 3.33 मीटर पर सेकंड। हमें शुरुआती गति पता चल गई, अंतिम गति पता चल गई। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी काइनेटिक ऊर्जा निकाल लेते हैं, यानी कि शुरुआत में जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर के हिसाब से थी तब गतिज ऊर्जा कितनी है, उसे हम K1 मान लेते हैं। K1 ये फॉर्मूला थोड़ी स्लाइड है, इसमें मैथमेटिकल जो सिंबल है उतना ठीक से नहीं आते हैं। तो हाफ mv², ये जो है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। और m की जगह जो हमने अभी शुरुआत वाला जो निकाला था ना, ये जो 90, ये आ जाएगा। और v², ये जो हमने अभी निकाली ना 1.67 वैल्यू, वो बस यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/2, ठीक है। 90 उसका भार था और जो उसकी स्पीड आई थी वो कितनी थी, 1.67। तो 1.67 का क्या है, स्क्वायर है, इसका वर्ग कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है वो K1 आएगा 125.5। आपको वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिट जैसे काइनेटिक एनर्जी जूल में मापा जाता है, तो 125.55 हो जाता है, 1 सेकेंड में आया मैं। तो पहली जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनल, जब अंतिम गतिज ऊर्जा K2, तो इसमें भी वही हाफ mv² के हिसाब से वैल्यू रख देंगे। यहाँ v की वैल्यू जो है वो दूसरी वाली आ जाएगी, तो दूसरी वाली वैल्यू क्या थी, 3.33, है ना। तो 1/2 90 जो उसका भार था, v की जगह ये 3.33 का वर्ग करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आई 498.9। हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, हमें अंतिम वाली पता है, तो अब वो पूछ रहा है कि चेंज कितना हुआ गतिज ऊर्जा में। तो चेंज मतलब क्या हुआ, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, यानी तो वो अंतिम परिणाम क्या आ जाएगा, 498 में से 125 घटा देंगे, ये जो है यही राइट आंसर है। अगर इतना किया तो पूरे 5 नंबर है। अगर प्रोसेस भी किया है, आपकी वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो भी आपको इसमें नंबर मिलते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, ये कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि नहीं हमें आंसर ही चाहिए, ठीक। तो फिजिक्स का ये। नेक्स्ट, अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन था फिजिक्स का 5 नंबर में। व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी उन्होंने ये पूछा था कि ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 कौन कौन से तरीके होते हैं। मैंने तो ये कई बार बताया हुआ है, ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके जो हैं आप जानते भी हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा कौन सा होता है, रेडिएशन। बस यही आपको लिखने थे। 50 शब्दों का है, यानी एक पेज में आपको लिखना था। तो कंडक्शन, अब कंडक्शन यानी जिसे हम चालकता बोलते हैं या संचालन बोलते हैं, तो संचालन कौन से उसमें होता है, तो ये कंडक्शन होता है, यानी कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनमें, यानी वो सब्सटेंस जो सॉलिड मटेरियल के रूप में। अब ये कैसे होता था, तो मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, स्लाइड भी बना के दिखाई थी कि एक लोहे की रॉड है, लोहे के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट हैं। एक सिरे को यदि आप गर्म करते हो तो दूसरा अंतिम सिरा भी गर्म हो जाता है। कैसे, इनके द्वारा एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे एक लाइन लगा लो, मैं एक किसी के पीछे खड़े हो जाता हूँ, मेरे पीछे कोई आगे से कोई चीज पास करता है, ट्रांसफर करता है, मैं पीछे वाले को दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती थी, यानी पदार्थ अपनी जगह को छोड़े बिना, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इट्स, और ये ट्रांसफर होती है। मेटल में बहुत ज्यादा, और जो मेटल नहीं होते हैं उनमें कम होती थी। तो पहला तो हो गया कंडक्शन, जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनमें इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण, आपको इतना लिखना है। दूसरा क्या लिखना था,
दूसरा आता है जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन यानी ये धाराओं के रूप में, जिसे हम हिंदी में संवहन भी कहते हैं। तो संवहन धाराएं किस में चलती हैं? सॉलिड को हटा दीजिए, लिक्विड और गैस में, यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, और जो गैसियस स्टेज में पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें ये होता है। चाहे आप पानी गर्म करें, चाहे गर्मियों के दिनों में आपने सड़क से उठने वाली जो हवा है उसको देखा होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं नीचे से, तो पानी के वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस में है, उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके और ऊपर आते हैं और नीचे उनकी जगह दूसरे पहुंच जाते हो। तो ऐसे करके हीट ट्रांसफर होती है। ये जो चेंज है, इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कभी आपने पानी गर्म करने के लिए जो हीटर की रॉड लगाई होगी, तो वहां पर देखा होगा कि लहरें सी उठती हुई, वो भी यही है, ठीक है ना। तो ये ठोस को छोड़ करके गैस और किसमें, द्रव अवस्था में होता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया हीट ट्रांसफर का। और तीसरा आता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। इस रेडिएशन में क्या होता है कि बिना मूवमेंट के, यानी यहां पर पदार्थ के मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे सूर्य से हम तक जो हीट आती है। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्यूम में भी ये ट्रांसफर हो सकता है, निर्वात में भी ये हो सकता है। बस यदि तीनों तरीकों को हम रोक दें, तो वहां पर फिर किसी भी प्रकार का हीट का डिके, यानी ऊष्मा का क्षरण नहीं होगा। बस इतना सा लिखना था आपको। मतलब इतना नहीं लिखना जो यहाँ स्लाइड में दिया है, ये तो 150 शब्दों का है, 50 शब्दों के 50 का है, तो मतलब एक पेज भर देना था आपको, ठीक है। तो आप आसानी से इसमें बना सकते थे, 2 मिनट 2.5 मिनट में इसका आंसर किया जा सकता। तो ये थे फिजिक्स के क्वेश्चन। अब आते हैं कि पूछा गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर को हम कहते हैं मिश्रण, और कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक। तो यौगिक और मिश्रण में जो 3 अंतर हैं वो आपको बताने हैं। बता सकते हो ना? यदि आपसे पूछा जाए नेक्स्ट ईयर में, मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं, तो कर सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या होता है कि H2O ये कंपाउंड है, दूध जो है वो क्या है, वो मिक्सचर है, ठीक है ना। तो बस यही एक चीजें आपको ध्यान रखनी थी कि क्या इसमें होता। तो दोनों ही जो है इसमें पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक। मिश्रण और यौगिक दोनों पदार्थ मिल जाते हैं। मिश्रण जो है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन भौतिक विधियों के द्वारा। भौतिक विधि जैसे मान के चलो, छान करके या प्लकर से पिक करके, तो उनको हम अलग कर सकते। लेकिन यौगिक जो होता है, यौगिक ये आपस में बनते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया होती है तो जाकर के यौगिक बनता है। यहाँ हम सामान्य भौतिक विधियों से उनको अलग नहीं कर सकते, कि जैसे पानी जो है कंपाउंड है, अब इसमें से आप हाइड्रोजन अलग करो, ऑक्सीजन अलग करो, ये नहीं हो सकता है। लेकिन पानी में यदि आपने चीनी घोल दी, जैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन भी एक प्रकार का मिश्रण है, तो उसे हम सामान्य भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। पानी को बॉयल कर दो, पानी बॉयल होके अलग हो जाएगा, बचा हुआ जो चीनी है वो बच जाए। तो यौगिक को हम केवल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अलग कर। मिश्रण जो है, मिश्रण यानी जिन चीजों, जैसे पानी में चीनी घोली है तो चीनी के गुण भी आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। नमक घोल देते हो तो उसके भी गुण आएंगे। तो मिश्रण जिन पदार्थों से, जिन सब्सटेंस से मिलकर बना है, उनके गुणों को वो रखता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ हम नमक बनाते हैं ना, नमक क्या है, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के NaCl बना। तो नमक में ना तो सोडियम के गुण आपको दिखाई देंगे, ना क्लोरीन के गुण दिखाई देंगे, नए प्रकार की प्रॉपर्टीज, नए प्रकार के गुण आ जाते हैं, ठीक है। मिश्रण का कोई भी अनुपात यानी फिक्स रेशियो नहीं होता है कि किस अनुपात में मिलाना है। यौगिक का निश्चित अनुपात होता है। पानी है तो 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात क्या होगी, ऑक्सीजन होगी ही होगी ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक। यौगिक के घटकों के गुण विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं।
और यौगिक में इनका इनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे अलग करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं। तो 50 शब्दों के अंतर्गत 70-80 शब्दों में ये आप लिख सकते हो, 5 में से 4 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये साइंस है, केमिस्ट्री है, इसमें 5 नंबर भी मिल सकते हैं यदि आपने ठीक तो। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फिर केमिस्ट्री से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन पूछा था, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, या डिफाइन एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, एक्टिविटी सीरीज कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि मेटल जो होती है ना, धातुएं, तो धातुओं में उन प्रॉपर्टीज होती है, यानी गुण होते हैं कि कुछ धातु कैसी होती है, बहुत हाईली एक्टिव होती है। एक्टिव होती है यानी आसानी से क्रिया कर लेती है, जैसे सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया। जो आप ग्रुप पढ़ते हैं ना, आवर्त सारणी तो पढ़ी होगी ना, फर्स्ट है, सेकेंड है ना, तो इसमें सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, एक्टिव है। तो ऐसे धातुओं की एक सीरीज बनाई गई है, किस रूप में, उनकी एक्टिविटी को लेकर, कि उनकी क्रियाशीलता को लेकर वो सीरीज किस रूप में अरेंज की गई है, अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव है उसको ऊपर रख लिया, उससे कम वाले को फिर नीचे, उससे कम वाले को नीचे, और ऐसे करके जो सीरीज बनी उसी को हम एक्टिविटी। ठीक है। तो जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ये एक रिएक्शन आपने बड़ी आसानी से पढ़ी हुई है कि कॉपर है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक को अलग करना है तो कॉपर उसमें मिलाते हैं, जिंक अलग हो जाता है और आगे जाकर के कॉपर सल्फेट बन जाता है। तो कॉपर ने सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन क्यों किया, क्योंकि उसकी एक्टिवनेस उससे ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रहा हूं, कैसे करके इसको सॉल्व किया जाता है, मतलब लिखा जा सकता है। ठीक। अब पूरे 5 नंबर लेना चाहते हो तो फिर आपको कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इस एक्टिविटी सीरीज के। जैसे यहां पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम आ गया, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। मतलब आप 4-5 तो मेंशन कर सकते हो, 4-5 मेंशन करने पर 5 नंबर लाते हो। तो 5 नंबर मिलने पर क्या होता है, मेंस में नंबर ज्यादा आ जाते हैं मेंस के, तो फिर इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या है 175 नंबर का, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, नंबर ही तो काट लोगे, 100 नंबर तो दोगे, 100 दोगे तब भी मैं डीसी बन के बाहर आऊंगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले से ही 850 प्लस नंबर है। आपने 100 नंबर दिए तो मैं इस ईयर के करंट जो एस्पिरेंट टॉपर है उनसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा हूँ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं बायो। बायो से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और केमिस्ट्री के मतलब ये समझ लो कि आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, सतही तौर पर पढ़ने से इनके आंसर नहीं मिलने वाले हैं, आपको पूरा डिवोटेड होकर के जुड़ना पड़ेगा। इन सब के मॉडल आंसर जो है आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगे, आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सबके मॉडल आंसर होंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मिलेगा, है ना, और जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस, वो सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। तो जरूर उस पर जाएं, टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन क्या है और जीवों में प्रमुख श्वसन अंग कौन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ऑर्गन। ठीक है, तो सिंपल है ना, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो श्वसन क्या है, मैं अपने नोट्स जो हैं उसी से मैं आपको दिखा देता हूं कि श्वसन को कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें लिखा है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक पदार्थ जो जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और कैसे विघटित हो जाते हैं, हल्की चीजों में बदल जाते हैं। और इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है वो बाहर होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा हमारी बॉडी को जाती है, जिससे हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। दूसरे तरीके से श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है
जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये श्वसन की रूप। आपको ये रिएक्शन याद रहे तो अच्छी बात है। आगे चलकर क्या कर सकते थे, आप ये लिख सकते थे कि श्वसन दो प्रकार से होता है, सिर्फ हेडिंग डाल या नंबर, ये सिर्फ नाम भर लिखना था, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा जिसे हम अनॉक्सी श्वसन। ठीक, इसमें और ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते, 5 नंबर का क्वेश्चन था ना। अब ऑक्सी श्वसन को आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, अनॉक्सी श्वसन को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की इन प्रेजेंस में होता है उसे अनऑक्सी। अब दूसरा पार्ट जो है वो हमें देखना था कि इसके प्रमुख अंग कौन से होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जीवों के प्रमुख श्वसन अंग पूछे हैं, तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ध्यान रखो। अब हम सारे जीवों के श्वसन अंग नहीं लेने वाले, मनुष्य को लेकर के आप लिख सकते थे ह्यूमन बॉडी के लिए रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग काम करते हैं, अगर आप उनको भी मेंशन कर दोगे तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। जैसे लंग्स जो है ये श्वसन में काम करते हैं, है ना। इसके अलावा नासिका क्षेत्र है ना, जो ग्रसनी है, लैरिक्स है, ब्रोंकाई है, बस इनके नाम भर लिख देना है इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखना था, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वायु का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था स्तनधारी के वृषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस ऑफ मैमल। ठीक, अब इसका आंसर लिख सकते हो, चूंकि पढ़ते समय भी हमें ये जब हम बायो की जब तैयारी करते हैं तो प्रमुख है सिलेबस के अकॉर्डिंग के, एक तो ह्यूमन सिस्टम यानी मनुष्य के जो तंत्र हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं, उसमें ये रिप्रोडक्शन सिस्टम भी पढ़ते हैं। तो उस रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी पुनर्जनन तंत्र के अंतर्गत ये हम पढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल से है। तो टेस्टिस जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल में पाए जाते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैमल्स, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है मैमल्स। मैमल्स यानी वे जीव जो जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, और मैमल्स के अंतर्गत इंसान भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तो आप ये लाइन भी जोड़ सकते हो। अब इसके आकार की बात करें, ये कैसा होता है, तो दीज ओवल शेप्ड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द स्कॉर्टम। ये कहां पर होते हैं, ओवल शेप यानी अंडाकार होते हैं, स्कॉर्टम में होते हैं। ठीक है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर ये लटके हुए रहते हैं। ये काम करते हैं कि इन जो स्पर्म निकलते हैं, यानी स्पर्म जहां बनते हैं, स्पर्म को चाहिए लो टेम्परेचर, एक यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन इनका यही हो गया कि टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म का उत्पादन करना। ठीक, और ये स्पर्म का उत्पादन करते हैं, इस प्रोसेस को भी लिख सकते हो, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, अब इससे कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे ये इसमें विशेषकर हार्मोन यहां से निकलता है जैसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो डेवलपिंग स्टेज यानी महत्वपूर्ण रोल निभाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट। बस आपको ये सारी बातें लिखनी थी। हिंदी में भी आप यही लिख सकते हो कि स्तनधारी जानवर या जीव जो रहते हैं, वृषण उनके जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये गोलाकार ग्रंथि स्क्रेटम में स्थित होते हैं और निम्न तापमान को बनाए रखते हैं जिससे कि स्पर्म का उत्पादन हो। इनसे विशेष प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि मेल का डेवलपमेंट और जो उसके व्यक्तित्व यानी कि मेल की बॉडी में जो चेंज आते हैं वो इसी की वजह से। बस आपको इतना लिखना था, ना तो इसमें कोई डायग्राम बना सकते हो और ना कुछ आप उसमें और विशेष कुछ जोड़। तो वायु के 5 नंबर, तो पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन, दूसरी से, तीसरी से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो हर यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर आपको इतना लिखना था, और साइंस में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, 4-4 नंबर तक आप लेके आ सकते हो यदि आप आंसर ठीक करते हो। हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, वहां पर आपके 5 में से 4 नहीं मिलते, वहां पर 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो ये स्कोरिंग रहता है। मैथमेटिक्स के हुए, कंप्यूटर के हुए, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो तब तक के लिए क्या कर सकते हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो,
आप इसे शेयर कर सकते हो। यदि कोई डाउट रहता है तो उसमें भी कर सकते हो, और आप इस वेबसाइट पे जाकर के इसके जो ये जितना भी मैंने आपको स्लाइड के रूप में बताया वो वहाँ पर आप हमेशा रीड कर सकते हो। कई सारी क्विज हैं, उनको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे कैसे लिखें, ऐसे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और वेबसाइट आप सबके लिए ओपन है, आप अपने कमेंट करें, हम आपके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करेंगे, उसे अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।